सॉल्यूशन से जो है परासरण दाब और उसके अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन किया था, डिस्कशन किया था। आज के टॉपिक में हम लोग सॉल्यूशन पार्ट 6 में जो है असामान्य अणुभार और वन हाफ गुणांक के बारे में अध्ययन करेंगे। असामान्य अणुभार मतलब जो सामान्य न हो, ऐसा अणुभार जो सामान्य न हो। सामान्य अणुभार क्या होता है? वह अणुभार जो अणुसूत्र के आधार पर प्रगलित किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है, उसे सामान्य अणुभार कहते हैं। तो ऐसा अणुभार जो सामान्य न हो उसे असामान्य अणुभार कहते हैं। आप जो है अणुसंख्य गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि अणुसंख्य गुण क्या क्या हैं? क्वथनांक का उन्नयन, परासरण दाब, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये सब जो है अणुसंख्य गुणधर्म हैं जो विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय के अणुओं की संख्या में वृद्धि या कमी होने पर उनके अणुसंख्य गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो जब हम किसी विद्युत अनवघट्य पदार्थ का अणुसंख्य गुणधर्म निर्धारित करते हैं तो उनके प्रायोगिक मान और सामान्य मान समान आते हैं, एक बराबर आते हैं, एक जैसे आते हैं। किंतु जब हम किसी विद्युत अपघट्य के अणुसंख्य गुण का निर्धारण करते हैं तो इसके लिए प्रायोगिक मान और सामान्य मान भिन्न भिन्न आते हैं, क्योंकि विलयन में विलेय पदार्थ का संगुणन हो जाता है या फिर उसका वियोजन हो जाता है। ऐसी स्थिति में अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उसके अणुसंख्य गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म को अगर हम परिभाषित असामान्य अणुभार को परिभाषित करना चाहें तो जैसा कि बोर्ड पे है लिखा हुआ है, किसी अणु संख्य गुण के आधार पर निर्धारित किसी पदार्थ का प्रायोगिक अणुभार जब उसके सामान्य अणुभार से भिन्न आता है तो प्रायोगिक अणुभार को असामान्य अणुभार कहते हैं। विलयन, आप जानते हैं अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर विलयन का अणुसंख्य गुण विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होता है। अर्थात विलेय के कणों की संख्या में अगर वृद्धि होगी तो अणुसंख्य गुण में वृद्धि हो जाती है, और उसकी कणों की संख्या में कमी होती है तो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म में कमी हो जाती है। आप अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर जानते हैं कि किसी पदार्थ का अणुसंख्य गुणधर्म उसके विलयन में विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अणुसंख्य गुणधर्म का मान अगर अधिक आता है तो उसका अणुभार कम आएगा, अगर अणुसंख्य गुणधर्म का मान कम आता है तो विलेय का अणुभार अधिक आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि विलयन का अणुसंख्य गुण धर्म विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है उस कारण की तरफ जाएंगे जो असामान्य अणुभार के लिए उत्तरदायी है। असामान्य अणुभार के सामान्यतः दो कारण हैं। विलेय का विलायक में संगुणन, जब विलेय का विलायक में संगुणन होता है तो ऐसी स्थिति में विलेय के अणुओं की संख्या घट जाती है, जिसके कारण कुल अणुओं की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे अणुसंख्य गुण के मान में कमी हो जाती है। इस अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर ज्ञात किया गया अणुभार में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अणुभार जो है अणुसंख्य गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बेंजीन में एसिटिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड को घोलते हैं तो एसिटिक एसिड के दो अणु और बेंजोइक एसिड के दो अणु मिलकर के एक अणु बना लेते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बेंजीन में एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल का संगुणन होता है, जिसके कारण जो है एसिटिक अम्ल के दो अणु मिलकर के एक द्वितीयक बनाते हैं, जिससे बेंजीन में एसिटिक अम्ल के अणुओं की संख्या में कमी आ जाती है। इस आधार पर ज्ञात अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर अगर हम अणुभार की गणना करते हैं तो पाते हैं कि एसिटिक अम्ल का अणुभार जस्ट डबल, दुगना आता है। आप जानते हैं कि एसिटिक अम्ल का सामान्य अणुभार 60 होता है, जबकि अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर ज्ञात अणुभार जो है असामान्य अणुभार है, क्योंकि वह
120 यानी जस्ट डबल आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसिटिक अम्ल के दो अणु परस्पर संगुणित होकर के एक द्वितीयक डाइमर बनाते हैं। बेंजीन में जो है एसिटिक अम्ल का डाइमर क्यों बनता है? बेंजीन में एसिटिक अम्ल के दो अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ करके द्वितीयक का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अगर हम बेंजोइक अम्ल का अणुभार ज्ञात करें तो उसमें भी जो है जस्ट डबल हो जाएगा, यानी जो बेंजोइक अम्ल का सामान्य अणुभार होता है उसकी तुलना में प्रायोगिक मान डबल आता है। अणुसंख्य गुणधर्म के असामान्य अणुभार के दूसरे कारण की तरफ चढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब विद्युत अपघट्य का विलेय पदार्थ में विलायक में वियोजन होता है तो ऐसी स्थिति में अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जब विलेय पदार्थ का विलायक में वियोजन होता है तो ऐसी स्थिति में अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ज्ञात अणुसंख्य गुणधर्म का मान बढ़ जाता है। इस आधार पर अणुभार ज्ञात करने पर प्रायोगिक अणुभार सामान्य अणुभार से अधिक आता है, जिसके कारण जो है वियोजन के कारण एबनॉर्मलिटी या असामान्यता आ जाती है अणुभार में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो पोटेशियम क्लोराइड या NaCl को जल में घोलने पर KCl या NaCl का विलयन में वियोजन हो जाता है, जिसके कारण एक मोल दो मोल में वियोजित हो जाता है, जिससे इसका अणुभार KCl, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे KCl को जल में घोलते हैं तो हम देखते हैं कि KCl का एक मोल। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वान ठाप गुणांक। 1886 ईस्वी में वान ठाप ने विलेय पदार्थ के किसी विलयन में संगुणन और वियोजन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए एक फैक्टर या गुणांक की कल्पना की, जिसे वान ठाप गुणांक कहते हैं और आई से व्यक्त करते हैं। अगर हम परिभाषित करना चाहें आई को तो हम कह सकते हैं कि विलयन में किसी पदार्थ के अणुसंख्य गुण के प्रायोगिक तथा सामान्य मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक आई कहते हैं। गणितीय रूप से हम कह सकते हैं कि आई इक्वल टू अणुसंख्य गुण का प्रायोगिक मान अपान अणुसंख्य गुण का सामान्य मान, या आई इक्वल टू डेल ऑब्जर्व अपान डेल कैलकुलेटेड। डेल क्या है? अणुसंख्य गुण है। ऑब्जर्व का मतलब प्रायोगिक मान और कैलकुलेटेड का मतलब परिकलित मान या सामान्य मान। तो हम देख रहे हैं कि उसको जो है प्रायोगिक मान और सामान्य मान के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? आई कहते हैं। या अगर अणुभार से हम उसको संबंधित करना चाहें तो हम कह सकते हैं वान ठाप गुणांक आई इक्वल टू, आई को हम दूसरे रूप में अगर अणुभार के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यम कैलकुलेटेड अपान यम ऑब्जर्व, अर्थात अणुभार सामान्य आई इक्वल टू सामान्य अणुभार अपान प्रायोगिक अणुभार। किसी विलयन में विलेय की भौतिक अवस्था से संबंधित तीन कंडीशन या तीन केसेस हो सकते हैं। यदि किसी विलयन में विलेय की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहती है तो आई इक्वल टू 1 होता है, अर्थात ऐसी स्थिति में अणुसंख्य अणुभार के सामान्य और प्रायोगिक मान समान आते हैं। यदि विलयन में विलेय का संगुणन होता है तो आई का मान 1 से कम आता है, और वियोजन होने पर विलेय पदार्थ का वियोजन होने पर आई का मान 1 से अधिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि आई जो है एक फैक्टर है जिसके जरिए अणुसंख्य गुणों को करेक्ट किया जा सकता है। अगर हम आई का मान जो है अणुसंख्य गुणों में सम्मिलित कर दें या सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो अणुसंख्य गुणधर्म है हमारे चार, उनमें निम्न प्रकार से चेंजेज होते हैं। P0 माइनस PS अपान P0 क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनयन। इसमें केवल हम आई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई इंटू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, अर्थात ये विलेय का मोल प्रभाज है, उसमें आई मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा टी बी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी, मोललता। इसी तरह से डेल्टा टी एफ क्या है?
हिमांक में अवनमन इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। पाई क्या है? परासरण दाब। पाई इक्वल टू आई इंटू सी आर टी, जहाँ सी क्या है? मूलर क्षमता है, आर विलयन स्थिरांक है और टी तापमान है। वान हाफ गुणांक था संगुणन व वियोजन की मात्रा में संबंध, यानी हम वान हाफ गुणांक को समाहित करके वियोजन की मात्रा या संगुणन की मात्रा को कैलकुलेट करेंगे, गणना करना सीखेंगे। तो इसमें हम पहला केस लेते हैं वियोजन की स्थिति में, जब विलेय पदार्थ का वियोजन होता है विलायक में। तो मान लें कि पदार्थ ए जो है ए का 1 मोल वियोजित होकर के n मोल देता है और विलयन में वियोजन विलेय पदार्थ की वियोजन की मात्रा अल्फा है। तो ए रिवर्सिबल n1b प्लस n2c प्लस डॉट डॉट, यानी जितने देगा वो पार्ट उसको हम n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट करते जाएंगे। तो यदि प्रारंभिक मोल हमने माना हुआ ए का 1 मोल है, तो प्रारंभिक मोल जो है n1b का 0 मोल होगा और n2c का 0 मोल होगा। इसी तरह से आगे n3d का भी 0 मोल होगा। साम्यावस्था पर हम अल्फा मान रहे हैं, आयनन की मात्रा अल्फा है, तो ए की मात्रा क्या हो जाएगी शाम पर? 1 माइनस अल्फा हो जाएगी। और बी की मात्रा क्या होगी? n1 अल्फा होगी, क्योंकि 1 मोल के आयनन से सारे के 1-1 मोल बनेंगे, इसलिए n1 अल्फा और n2 अल्फा हो जाएगी। यानी ये टोटल मात्रा अगर हम कैलकुलेट करें तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट वो n के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम साम्य पर मोलों की कुल संख्या की गणना करें तो हम देखते हैं कि मोलों की कुल संख्या बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस n1 अल्फा प्लस n2 अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी इसकी जगह हम n1 प्लस n2 को हम n के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके आधार पर हमने यहाँ लिख दिया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब जो है आप वान हाफ गुणांक की बात करते हैं तो आई इक्वल टू डेल्टा ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा कैलकुलेटेड, अर्थात ये प्रायोगिक मान है किसका? अणुसंख्य गुण का, और ये सामान्य मान है, कैलकुलेटेड मान है। तो इसमें जब हम मान रखते हैं तो डेल कैलकुलेटेड क्या है? हम मान के चल रहे हैं कि इसका जो है 1 मोल लिया था, इसलिए इसको 1 मोल मान करके चलेंगे। और जो कैलकुलेटेड मान, ये जो प्रायोगिक मान है, हम देख रहे हैं कि प्रयोग के आधार पे इसका जो है आयनन हो रहा है, इसलिए 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा मोल हो गए। अब इसमें जो है हम अगर हम अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा अपन 1 हो जाता है। जब तिर्यक गुणा करके 1 का हम पक्षांतर करेंगे तो हम देखते हैं कि अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपन n माइनस 1। संगुणन की स्थिति में माना हमने 1 मोल ए के अणु जो है n अणु संगुणित होकर के an का 1 अणु बनाते हैं। ऐसी स्थिति में एक साम्य इक्वेशन लिखते हैं n a रिवर्सिबल an। प्रारंभिक सांद्रता हमने क्या माना है? 1 मोल है ए की, और इसकी 0 है संगुणित अणु की। साम्य सांद्रता या संगुणन के बाद ए के 1 माइनस अल्फा अणु और इसका अल्फा बाई n, क्योंकि अणुओं की संख्या जो है आधी हो जाती है। मोलों की कुल संख्या बराबर 1 माइनस अल्फा, यानी इसी को हम ऐड कर देते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। हम जानते हैं कि आई वन हाफ फैक्टर आई इक्वल टू डेल्टा ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा कैलकुलेटेड इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n अपॉन 1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस इसको n अल्फा हो जाएगा प्लस अल्फा बाई n। तो जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस n माइनस 1 इंटू अल्फा बाई n अपॉन 1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1 इंटू n हो जाएगा। जब इसको परसेंटेज संगुणन निकालना होगा तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे। इस तरह से अगर यहाँ भी हम वियोजन की मात्रा प्रतिशत मात्रा निकालना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे संबंधित जो है आंकिक सवालों को हम स्टडी मटेरियल में आपको अलग से दे देंगे। उसमें अगर कोई असुविधा होती है तो उसको फिर बाद में डिस्कशन कर लेंगे।